Канал «Россия-24» продолжает следить за расследованием загадочной истории, случившейся в горах Урала. Исчезновение группы американских документалистов в том же районе, где в далеком 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа. साल 1959 में 10 एक्सपीरियंस हाइकर रूस के यूराल माउंटेन में एक ट्रैक पर निकले। कुछ दिनों बाद उनकी फ्रोजन बॉडी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मिली। उनका टेंट अंदर से काटा हुआ था और वे लगभग -30 डिग्री टेम्परेचर में भागे, वो भी बहुत ही कम कपड़ों में। कुछ हाइकर्स के स्कल यानी खोपड़ी टूटे हुए थे या बॉडी पार्ट मिसिंग थे, जबकि कुछ पर कोई विजिबल इंजरी भी नहीं थी। थ्योरीज एवलांचे से लेकर सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट तक जाती है, लेकिन सच्चाई आज भी अनसॉल्व है, एक चिलिंग मिस्ट्री में लिपटी हुई। JP, at a loss for words. Is that it? Is that what? The Kholat Syakhl, Yeah. the mountain of the dead. Jesus. जनवरी 1959 की फ्रीजिंग विंटर में सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन में एक एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है, जो बाद में हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से काउंट किया जाता है। 23 जनवरी को यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 एक्सपीरियंस हाइकर एक हाई लेवल विंटर ट्रैक के लिए निकलते हैं। इस ग्रुप का लीडर था 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट इगोर दयातलोव। ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, ये एक ग्रेड 3 एक्सपीडिशन थी, जो उस टाइम सोवियत यूनियन के टफेस्ट ट्रैकिंग कैटेगरी में मानी जाती थी। उनकी प्लानिंग मेटिकुलियस थी। वे डिटेल मैप्स लेकर चले थे, अपनी प्रोग्रेस लॉग की और हर चीज़ फोटोज और जर्नल में डॉक्यूमेंट की। ये अमेच्योर नहीं थे, वे रिस्क जानते थे और प्रिपेयर्ड थे। जर्नी की शुरुआत काफ़ी सिस्टमैटिक थी। 25 जनवरी को टीम स्वेर्दिलॉक से लेब्दल पहुंचती है और 27 जनवरी को विजय नाम के लास्ट इनहेबिटेड विलेज से उनका एक्चुअल ट्रैक शुरू होता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन 28 जनवरी को एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है। टीम का एक मेंबर यूरी युदीन सीवियर बैक पेन यानी साइटिका की वजह से एक्सपीडिशन छोड़कर वापस लौट जाता है। उस वक्त ये एक नॉर्मल डिसीजन लगता था, लेकिन बाद में यही डिसीजन उसकी जान बचा लेता है। वो इस पूरे इंसिडेंट का ओनली सर्वाइवर बन जाता है। अगले कुछ दिन टीम एक्सट्रीम वेदर के बीच स्टीडली आगे बढ़ती है। 31 जनवरी को वो लोग फॉरेस्ट एज पर कैंप सेट करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फूड और गियर वहाँ स्टैश यानी रख देते हैं ताकि रिटर्न जर्नी में यूज़ कर सके। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्रुप कितना डिसिप्लिन और वेल प्रिपेयर्ड था। एक फरवरी को टीम खोलात सिकाल माउंटेन की स्लोप पर चढ़ाई शुरू करती है। वेदर कंडीशन उस दिन आइडियल नहीं थे, यानी अच्छी नहीं थे। काफ़ी तेज हवाएं, लो विजिबिलिटी और हेवी कोल्ड। उन्होंने कैंप लगाया एक एक्सपोज स्लोप पर, जबकि पास में एक फॉरेस्ट था जो बेहतर प्रोटेक्शन दे सकता था। उन्होंने यह स्पॉट क्यों चुना, ये आज भी अनक्लियर है। शायद वो डिफ़िकल्ट टेरेन पर कैंपिंग प्रैक्टिस करना चाहते थे, या शायद वे बहुत थक गए थे। उनके कैमरे से रिकवर्ड फोटोज दिखाते हुए ग्रुप हंस रहा था, मजाक कर रहा था और चैलेंजेस के लिए भी तैयार था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका लास्ट स्टॉप यही होगा और फाइनली दयातलोव ग्रुप ने स्लोप पर ही टेंट लगाने का डिसीजन लिया। यही डिसीजन बाद में इन्वेस्टिगेशन का क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट भी बन गया। 1 फरवरी की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ इसका कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है, लेकिन एविडेंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटर ने एक रफ टाइमलाइन इस्टेब्लिश की। रात की किसी टाइम पॉसिबली 9 से 2 बजे के बीच में ग्रुप के सभी 9 मेंबर्स अचानक अपना टेंट छोड़ दिए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि टेंट को अंदर से कट किया गया था, एंट्रेंस यूज़ नहीं किया गया था, मतलब उन्हें बाहर निकलने की अर्जेंसी थी। इतनी थी कि उन्होंने नॉर्मल एग्जिट का वेट नहीं किया। उनके बूट्स, जैकेट और एसेंशियल गियर टेंट के अंदर नीटली पड़े हुए थे। ये क्लियरली शो करता है कि उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन के बिना ही टेंट छोड़ा था। स्नो पर मिले फुटप्रिंट्स ने एक और सरप्राइजिंग डिटेल रिवील की। ग्रुप ने पैनिक में रन नहीं किया था। फुटप्रिंट्स काम और ऑर्डर थे, जो स्लोप से नीचे फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। यह डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर था और टेम्परेचर उस वक्त -30 डिग्री था। ऐसी कंडीशन में बिना प्रॉपर क्लोथिंग के इतनी दूर तक चलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहे।
जब ग्रुप से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिस्क्यूअर को उसका टेंट मिला। टेंट पार्शियली स्नो के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अंदर का सामान मोस्टली अनटच था। ये सीन इन्वेस्टिगेटर के लिए पहला इंडिकेशन था कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। अगले कुछ दिनों में सर्च टीम को पहले 5 बॉडीज़ मिली। ये बॉडीज़ अलग अलग लोकेशन पर थी। 2 बॉडीज़ यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रेवोनशिनको फॉरेस्ट के पास एक ट्री के नीचे मिली थी। वो ऑलमोस्ट अंडरवेयर में थे और उनके पास एक स्मॉल फायर के रिमेन्स भी मिले। उनके हैंड्स पर बर्न मार्क्स थे, जो सजेस्ट करता है कि उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड में खुद को वार्म रखने की डिस्परेट अटेम्प्ट की थी। बाकी 3 बॉडीज इगोर दियातलोव, जनाइदा और रुस्तम सलोबुद्दीन टेंट की डायरेक्शन में मिली थी। उनकी पोजीशन से ये अनुमान लगाया गया कि वो लोग टेंट की तरफ रिटर्न होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सॉशन की वजह से रास्ते में ही कोलैप्स हो गए। इन 5 की डेथ का प्राइमरी कॉज हाइपोथर्मिया कंक्लूड किया गया, ऑल्दो सलोबुद्दीन की स्कल में फ्रैक्चर भी डिटेक्ट हुआ था। मई 1959 में जब स्नो मेल्ट होने लगी, रिमेनिंग 4 बॉडीज एक डीप रिवाइन में मिली थी। इन बॉडीज़ की कंडीशन पहले वाले विक्टिम से काफ़ी डिफरेंट थी। निकोलाई और ब्रिगनॉयल की स्किल में सीवियर फ्रैक्चर था, जबकि सिमियोन और लियोदमिला के रिब्स क्रश थी, जैसे उन पर किसी हेवी फोर्स का इम्पैक्ट हुआ हो। डुबिनीना की टंग यानी जबान मिसिंग थी और 2 बॉडीज़ की आंख भी गायब थी। इंटरेस्टिंगली इतने सीवियर इंटरनल इंजरीज के बावजूद एक्सटर्नल घाव बहुत कम थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इन इंजरीज को हाई इम्पैक्ट फोर्स के कंपेरेबल बताया, जैसे कार क्रैश। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अनयूजुअल डिटेल सामने आई। कुछ क्लोथ्स पर रेडिएशन के ट्रेसेस भी डिटेक्ट हुए। इस डिस्कवरी ने केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और मिलिट्री टेस्टिंग या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जैसे थ्योरीज को जन्म दिया। इतने सालों में कई थ्योरी सामने आई, काउंटलेस थ्योरी सामने आई। क्या ये एवलांचे था? पॉसिबल लगता है, लेकिन एक्सपर्ट ये टेरिन एवलांच प्रोन नहीं था और टेंट पार्शियली स्टैंडिंग था। क्या ये फॉल प्ले था? इंडिजिनस मैंसी पीपल पर शक गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला, बल्कि उन्होंने सर्च में हेल्प की। और भी कई सारी थ्योरीज आई, जैसे यति अटैक, सुपर नेचुरल फोर्सेस या यूएफओज। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यह सीक्रेट सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। रेडिएशन और स्ट्रेंज लाइट के रिपोर्ट भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा उस पीरियड के कुछ खास विटनेस ने आसमान में स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट देखने की रिपोर्ट्स भी दी थी, जो इंसिडेंट के टाइमलाइन से मैच करती थी। версий, хотя бы потому, что именно в этих местах, особенно даже не сейчас, а тогда огромное количество очевидцев видело неопознанный летающий объект. Тем более у нас регулярно находят следы снежного человека। 1959 में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया एक कंक्लूजन के साथ, डेथ्स वर कॉज्ड बाय अननोन कंपेलिंग नेचुरल फोर्सेस। ये एक्सप्लेनेशन ना फुली सेटिस्फाई करती थी और ना ही सबको एविडेंस को एक्सप्लेन कर पाती थी। कई सालों बाद 2019 में रशियन अथॉरिटीज ने इस केस को दोबारा रीओपन किया। इस बार प्राइमरी एक्सप्लेनेशन दी गई, स्लैब एवलांच थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एक हेवी स्नो स्लैब टेंट के ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, जिससे हाइकर्स को सडन डेंजर फील कराया और वो पैनिक में टेंट छोड़कर बाहर निकल गए होंगे। बाद में एक्सट्रीम कोल्ड ने उनकी जान ले ली। 2021 में साइंटिफिक सिमुलेशन ने इस थ्योरी को पॉसिबल जरूर बताया, लेकिन इसे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया। आज दियातलोव पास इंसिडेंट को एक मल्टी फैक्टर मिस्ट्री माना जाता है, जहां नेचुरल कंडीशन, ह्यूमन डिसीजन और अननोन एलिमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ सवाल अब भी अनआंसर्ड थे। टेंट को अंदर से क्यों कट किया गया था? कुछ इंजरीज इतने अनयूजुअल क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने आखिर ऐसा क्या फील किया था जिसने उन्हें फ्रीजिंग डेथ से भी ज्यादा डरा दिया? 1959 की वो रात आज भी यूराल माउंटेन के बर्फ के नीचे छुपी हुई है, एक ऐसा सच लेकर जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।